जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्यों? क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में बात होगी नवाब सिंह यादव की बड़ी मुसीबतों की, बात होगी उपचुनाव से पहले सपा प्रत्याशी पर हुए एक्शन की, साथ ही बात बीजेपी नेता पर हुए जानलेवा हमले की और आखिर में बात बहराइच हिंसा में हुए बड़े एक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर नवाब सिंह यादव से जुड़ी है, जहां उपचुनाव आने वाले हैं और विपक्षी नेताओं पर एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पूर्व सपा नेता के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। नवाब सिंह यादव के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब पुलिस के लगाए सभी आरोपों पर पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल चलेगा। हालांकि नवाब सिंह यादव के वकीलों ने कई धाराओं पर आपत्ति जताई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पुलिस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया। कोर्ट के द्वारा सहमति देने के साथ ही केस की कार्यवाही आगे बढ़ने का अब रास्ता साफ हो गया है। इसके बाद अब तीनों नवाब सिंह यादव, भाई नीलू यादव और आरोपी महिला पूजा तोमर के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि कन्नौज शहर के कनपटियापुर गांव के चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में 11 अगस्त की रात समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव एक नाबालिग के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पीड़िता ने दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। इस मामले में नवाब सिंह यादव, पूजा तोमर और नीलू यादव के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। इसी मामले में बचाव पक्ष के वकीलों ने चार्जशीट पर आपत्ति जताई थी, लेकिन कोर्ट ने सोमवार को सभी धाराओं में केस चलाने का आदेश दिया है। स्पेशल जज अलका यादव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपों को सही ठहराया है, जिसके बाद विधि कार्रवाई कोर्ट में अब आगे बढ़ेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उपचुनाव का समय बेहद करीब है, लेकिन इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक प्रत्याशी ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिसका असर होने वाले उपचुनाव में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। दरअसल फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पर केस दर्ज हुआ है। सपा प्रत्याशी के खिलाफ प्रयागराज के गंगानगर जोन के सराय नायक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार गौतम ने एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ सिर्फ इस जाति और इस जाति के वोटरों के दम पर लड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी भी इसी वर्ग का वोट पाना चाहती है। तो शायद जानते हो कि आजाद पार्टी अभी फिलहाल आई है। इसके यहाँ पे क्या है, वो चमार पासी के बल पे लड़ना चाहते हैं और चमार पासी ऑलरेडी जो है बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, वो भी लड़ रहा है जो है। तो उनका यहाँ पे कोई माइनॉरिटी में या किसी समाज में उनका कोई पकड़ नहीं है। खाली नाम ले लोग खड़ा दे, जैसे ना डमी कैंडिडेट लोग लड़ा देते हैं, डमी कुछ का वोट कर दे 1000-500 वोट। उनका ये बयान पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस पे तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं उनके इस बयान पर बीएनएस की धारा 174 और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी ने बाद में इस पर अपनी सफाई पेश की है और माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा था कि वो लंबे अरसे तक बहुजन समाज पार्टी में थे और उसी के संदर्भ में उन्होंने बातें कही थी। फिर भी अगर उनकी बातों से किसी की भी भावनाएं आहत हुई हैं तो वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांग रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी 3 बार विधायक रह चुके हैं। इससे पहले वो 2002 और 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सोराव विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे, जबकि साल 2012 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2017 में मुस्तफा सिद्दीकी ने प्रतापपुर विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी के रूप में मैदान में वो उतरे, जीतकर विधानसभा पहुंचे। मुस्तफा सिद्दीकी ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था, वो उसमें शामिल हो गए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी को बीते विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वो करीब 2500 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। वहीं एक बार फिर से सपा ने उन पर भरोसा जताया है, जहां बदले हालातों में सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी उपचुनाव में अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन उपचुनाव से पहले उनके बोल बिगड़ गए हैं और जो पार्टी के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां रानीगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक धीरज ओझा और उनके भाई पर सोमवार रात फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि हमलावर 3 गाड़ियों से आए थे। हमले में धीरज के भाई के साथ साथ 3 लोग घायल हुए हैं। हालांकि किसी को गोली नहीं लगी है। सभी को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनको भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि शिवगढ़ ब्लॉक प्रमुख पद पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सोमवार को डीएम के पास परेड कराई गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर हुई परेड के बाद मचे घमासान में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुसाम नाम के युवक ने पूर्व विधायक धीरज ओझा पर चाय की दुकान पर हमला करने और पिस्टल छीनने का आरोप लगाया। इससे पहले भी ब्लॉक प्रमुख पद पर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मारपीट हो चुकी है। इसमें धीरज ओझा के विरोधी विनोद दुबे और उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं सोमवार को परेड के दौरान मचे घमासान के बाद देर शाम बीजेपी के पूर्व विधायक धीरज ओझा पर नगर कोतवाली के बाबागंज इलाके में हमला कर दिया गया। इस दौरान उन पर और उनके भाई पर 3 अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, जिसमें वो बाल बाल बच गए। धीरज ओझा ने बीजेपी के ही पूर्व सांसद सगमल लाल गुप्ता पर हमला करवाने का आरोप लगाया है और दावा किया कि डीएम के यहाँ मीटिंग के बाद मैं बाहर निकला तो घात लगाकर बैठे लोगों ने हमला किया और फायरिंग की। ये लोग विनोद दुबे के आदमी हैं और भीड़ ने इन लोगों को पकड़ लिया। ये लोग 2 थार और एक सफारी में सवार थे। आखिरी खबर बहराइच हिंसा से जुड़े अपडेट की है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दशहरा के दिन हुए हिंसा के मामले में अब एसपी वृंदा शुक्ला एक्शन में है। सोमवार की शाम उन्होंने इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में कुल 29 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों में सभी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल हैं। दंगे के दौरान इनकी ड्यूटी उपद्रव रोकने के लिए लगी थी। एसपी बहराइच वृंदा शुक्ला ने इन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करते हुए इनके स्थान पर दूसरे पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी है, दूसरे पुलिसकर्मियों को लगा दिया है। आपको बता दें कि बहराइच में हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज में 13 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन के एक इमारत से धार्मिक झंडा उतारने पर हिंसा भड़की थी। इसी मामले में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और दंगा भड़क गया। वहीं 14 अक्टूबर को यहाँ लोगों ने आगजनी और वाहन में तोड़फोड़ की थी। इस घटना के कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं। बवाल बढ़ने पर यहाँ कई थानों की पुलिस फोर्स को दंगा रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी। बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की निष्क्रियता की वजह से, लापरवाही की वजह से दंगा लगातार और ज्यादा बढ़ता ही गया। ये तथ्य सामने आने के बाद बहराइच एसपी ने जांच बिठाई थी और अब जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद उन्होंने 2 थानों के 29 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। इसमें हरदी थाने के 14 और रामगांव थाने के 15 पुलिसकर्मी शामिल हैं। हालांकि उन्होंने आधिकारिक आदेश में इस कार्रवाई की वजह प्रशासनिक बताया है। इन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने वाले आदेश में ही एसपी वृंदा शुक्ला ने पुलिस लाइन से 13 पुलिसकर्मियों को थाने में पोस्ट किया है। वहीं लाइन से ही 16 को निकाल कर रामगांव थाने में तैनात कर दिया है। इस आदेश में एसपी ने कुल 58 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। इसी दंगे मामले में सीओ, थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज के अलावा तहसीलदार के खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है और अब एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।